हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा 27 फरवरी 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, साइंस का 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वायरल पेपर है, बिल्कुल इसी से बाहर आपका आएगा नहीं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं, कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन है, बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे। 3 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय ना जाया करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कहाँ पे बन सकता है? अवतल दर्पण से। कहाँ में बनता है? अवतल। वस्तु और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? किस में बनेगा? अवतल दर्पण में बनेगा। हालांकि इस बार 20 बहुविकल्प पे आने वाले हैं, लेकिन ये भी मस्ट है, ठीक है। मैं इसमें कुछ ही कराऊंगा, लेकिन ये मस्ट है। और जो वर्णात्मक क्वेश्चन होते हैं, जो आपका खंड ख होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से उन्हें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता या ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध भी आप बोलते हैं, क्या होता है? ओम मीटर। ये स्क्वायर नहीं है, ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है? रो बराबर RA/L, ठीक है। RA/L इसका मात्रक होता है। निकालने के लिए क्या करेंगे? R का मात्रक ओम होता है, और मीटर का क्षेत्रफल है ना हमारा, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर इसका क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत धारा उत्पन्न क्या करा जाता है? जनित्र द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। भाई जनरेटर का यूज़ तो होता है, आजकल शादी बारातों में बहुत जनरेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ये होता है पक्षमापी द्वारा। कौन से? किसके द्वारा? पक्षमापी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी से चलेंगे। इसमें हो जाता है वाहनों में किस प्रकार, क्वेश्चन 2 का है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्चरज से देखने के लिए वरीयता दी जाती है और क्यों वरीयता दी जाती है? ये उत्तल, कौन सा है? होता है उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण इसमें होता है बेटा, ठीक है। उत्तल दर्पण होता है। और क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो दूर स्थित वस्तु है ना, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और दूर की वस्तु को हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखते हैं ना, जो ड्राइवर की बगल में लगा हुआ होता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु के लेंस से दूरी पर रखे तो कितनी दूरी पर रखे कि उसका कितना बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो क्या करेंगे? इसमें क्या दिया हुआ है? एक तो लेंस सबसे पहले हम देख लेंगे, कौन सा लेंस है हमारा? अवतल है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? हम इसमें रखेंगे फोकस दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, -1 जरूर आएगा भैया जी। 15 फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। और जब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? भाई वस्तु की दूरी कहाँ पे पूछ रहा है ना, कि वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर रखे? तो वस्तु की दूरी इसमें मान लेंगे हम वस्तु की दूरी, यानी कि यू से डिनोट करते हैं। कितना हो जाएगा? पता नहीं, वो निकालनी है हमें, कितनी दूरी पर रखे। इसके द्वारा लेंस के 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी V बराबर, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर क्या आएगी बेटा? क्या आएगी? V बराबर दिया हुआ है इसमें, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण अवतल है, लेंस अवतल है, तो हम क्या करेंगे? माइनस के रखेंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है हमारा? लेंस सूत्र से हम इसे करेंगे। लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र होता है, इसमें मान रखेंगे माइनस के 1/15 बराबर 1/ माइनस के v की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस के 1/u। ये माइनस का उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस के 1/15 माइनस से उठा के इधर लेके आएंगे, प्लस के 10 हो जाएगा बराबर 1/u। ये माइनस के एल ऐसे ले लेंगे, कितना आएगा? 30 इसका लेस आएगा। 30 को 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30 माइनस के 2 प्लस 10
30 यह आ जाएगा 3 बराबर माइनस के 1/u। 1/30 बराबर 1/u माइनस के। अब u ऊपर चला जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। u बराबर हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सवाल? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाला है। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे, वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे, 30 सेमी की दूरी पर हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा दूरदृष्टि दोष क्या है, यानी कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण आप क्या से कर सकते हैं। जरा दृष्टि दोष होता क्या है, जरा दूरदृष्टि दोष जो है ना, ज़्यादातर जो बुढ़ापा होता है ना, ज़्यादा मतलब ओल्ड जो मैन होते हैं या वुमेन्स होती है, उनकी आंखों में ज़्यादा होता है। यानी इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखती, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखती, और न पास की वस्तु साफ दिखती, ना पास की साफ दिखती। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऊपर तो इसमें उत्तल लगा हुआ होता है, सॉरी नीचे उत्तल लगा हुआ होता है और ऊपर अवतल लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका नियम ये हो जाता है। परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए और परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम इसमें लिखने हैं। और हमें एक दर्पण है, दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसके सामने फोकस दूरी वक्र त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, यानी कि 2 डिस्टेंस दे दी है वस्तु की। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, प्रत्येक स्थिति में कहाँ पे बनेगा। देखो दर्पण के नियम तो 2 होते हैं, सॉरी परावर्तन के नियम। पहला कौन सा है, पहला नियम तो होता है हमारा आपतित परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या होता है, परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तन किरण तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा होता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों इक्वल होता है, यानी कि साइन आई, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये होते हैं हमारे क्या, ये हमारे क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो दर्पण कौन सा दे रखा है, दर्पण है हमारा अवतल। इसमें आर बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, आर बराबर कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें एफ बराबर क्या निकल लेंगे, एफ बराबर होता है r/2, यानी कि 20 को 2 से भाग करो, 20 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल है तो अवतल की फोकस दूरी क्या की हो जाएगी, माइनस के 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 सेंटीमीटर ये हमारी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा क्या, हमारा वस्तु की दूरी दी हुई है। फर्स्ट में हमें वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर हमें रखनी है माइनस के 5 सेंटीमीटर। भाई वस्तु की दूरी दी हुई है ना हमें फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, तो हमें इसमें v की वैल्यू हमें बतानी होगी। तो हम वही दर्पण फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण फार्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे इसकी, तो 1/-10 बराबर 1/v प्लस माइनस के क्या है, माइनस का 1/5, ये माइनस आ जाएगा बल्कि इसे उठा के अब इधर ले आओ, तो माइनस का 1/10 प्लस के 1/5 हो जाएगा बराबर 1/v। इसका लैसे ले लेंगे, 10 का और 5 का लैसे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 ही कम 10 माइनस के 1 प्लस 10 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 2 1/v। तो 2 में से 1 गया, कितने बचा, 1 बचा, 2 में से 1 जाए कितने बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा v की वैल्यू आ जाएगी। भाई इसे v को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब इसमें ना आप आवर्धन भी निकाल लो, प्रकृति भी तो बतानी है। प्रकृति होती है दर्पण की आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के v/u, क्या होता है माइनस के v/u, इसका हमारा मान हो जाता है। ठीक है, माइनस के v/u। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमारा माइनस तो है, v की वैल्यू कितनी आई 10/u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कितनी दी हुई है माइनस के 5, इससे कट गया 5 दूनी
10 तो ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दुगुना बनेगा, 2 गुना बड़ा, ठीक है, आभासी, क्योंकि सीधा बनना है आभासी, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। बिल्कुल सेम इसका सेकंड आपको पार्ट खुद करना है, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। इसमें वस्तु की दूरी बस यहाँ पे क्या रख लेनी है, इस बार यहाँ पे 5 की जगह 15 लेना है, बाकी आपको जू का तू ये कंडीशन आपको करनी है, ये कंडीशन आपको जू की तू करनी है। चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दिए पदार्थ के लिए L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। वैसे चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? एक तो विशिष्ट चालकता, ठीक है, उसकी क्षेत्रफल पर, तार के क्षेत्रफल पर, सिरे के क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार की लंबाई, इन पर डिपेंड वो करता है प्रतिरोध किसी चालक का। तो हम रो बराबर क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, RA/L। तो पहली कंडीशन में तो ये दिया है, दिए गए पदार्थ के लंबाई L, A मोटाई A, तो इक्वेशन नंबर ये A है हमारी, बहुत ध्यान से हम करेंगे। सेकंड कंडीशन में हमें करना क्या है, प्रतिरोध, चलो अभी एक काम करेंगे, प्रतिरोध तो यही है ना हमारा 4 ओम, तो प्रतिरोध इसमें अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, इसमें रख लेंगे रो इजिकल टू R कितना है 4A/L, इसको मान लेंगे अब समीकरण 1। अब इसे क्या करा, अब इसी तार में क्या करता है, इसी सेम तार है लेकिन तार की जो लंबाई कितनी है आधी कर दी और उसकी मोटाई दुगनी कर दी, तो अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, रो बराबर R तो कितना है 4 गुना A कितना है 2A अपॉन, अच्छा हाँ प्रतिरोध बताना है इस बार, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध R हो गया, L कितना है, L हो जाएगा, आधी कर दो L की तो L/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो रो इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, या 2 पर 2 दूनी 4 RA/L, इक्वेशन नंबर 2। या तो समीकरण 1 और 2 को, ये भी रो का मान है ये भी रो का मान है, दोनों को बराबर रख दो, समीकरण 1 व 2 को बराबर रख दो, बराबर रखने पर तो क्या हो जाएगा 4A/L इजिकल टू 4RA/L, इससे ये कट गया, ए से ये कट गया, इसे R को 4 को बटे में ले आएंगे, 4 बराबर 4 को बटे में लेके आएंगे, 4 ही कम 4, तो R बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम हमारा निकल के आंसर बन जाता है, 1 ओम हमारा क्या बन जाता है आंसर। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथवा आप ये कर दीजिए या ये कर दीजिए, लेकिन हम दोनों की करा देते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। मात्रक तो आप सीधी सी बात है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट हमारा मात्रक होता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत आवेश को, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच, जो दो बिंदु आवेशों के बीच खींचा गया, दो बिंदु आवेशों के अंतर को, दो बिंदु आवेशों के अंतर को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल दिया है, इसको न्यूमेरिकल को हम बहुत तेज़ी से कर लेते हैं, न्यूमेरिकल को बहुत तेज़ी से हम करेंगे। किस तरह से क्या दिया हुआ है, दो बिंदु, इसमें सॉरी 3 प्रतिरोध दे दिए गए हैं, कौन कौन से, R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर कितना 20 ओम और R3 बराबर कितना 30 ओम, तीनों ओम दे दिए गए हैं। समांतर क्रम में क्या हो जाता है, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा इसका निगमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निगमन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको निगमन करा दूंगा, आज या कल में शायद मैं डाल दूँ इसको, ठीक है। तो निगमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर करना है। 1/R, R1 कितना है 10 प्लस 20 प्लस
1/30 लैसे ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60 इसका लैसे आ जाएगा। 60 को 30 से भाग करेंगे कितना 6 प्लस 20 या 60 3 प्लस 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 9 2 11/60। तो इसे R को ऊपर लेके जाएंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा 60/11 ओम। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध तो हमारा ये आ जाता है। अगर हम बात करें किसकी श्रेणी क्रम की, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम में सीधा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। तो R1 कितना है 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, ये हो जाएगा 60 ओम। तो श्रेणी क्रम के लिए तो 60 ओम आ जाता है और समांतर क्रम के लिए 60/11 ओम आ जाता है। कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से वैद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कीजिए। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कीजिए। अच्छा, इसमें परिनालिका होती क्या है। परिनालिका है ना त्रिविमीय कुंडली को कहते हैं। त्रिविमीय कुंडली होती है जिसमें चुंबकीय करोड़ और अचुंबकीय करोड़ दोनों प्रकार की करोड़ें होती हैं। इसका आपको चित्र बहुत अच्छी तरीके से बनाना है और इसी में आपको दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का निर्धारण आपको इसमें करना है। दक्षिणी ध्रुव, वैसे 2 ही ध्रुव होते हैं चुंबक में, दक्षिणी नॉर्थ और साउथ, ये 2 ही ध्रुव होते हैं, लेकिन इनको डिफरेंसेस कैसे करना है, कैसे इसको डिफाइन कैसे मतलब इसको डेफिनेशन इसकी देनी है, आपको चित्र सहित इसको करके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 7 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंड का पार्ट है हमारा क्या, केमिस्ट्री। ZnCuSO4 दैट इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो, इसने Zn ने कॉपर सल्फेट में से C को विस्थापित कर दिया, C को विस्थापित कर दिया, तो कौन सा है विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता, जो जल की कठोरता होती है उसका प्रयोग आप किसके लिए किया, उसको मतलब ये कठोर है, कठोर यानी कि हल्का करना है, पीने योग्य आपको इसे बनाना है, तो किसका यूज़ कर सकते हैं हम, धवन सोडा का। और धवन सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है, ये भी Na2CO3 इसका धवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है। निम्न में से किस यौगिक में सिंगल बॉन्ड OH एक क्रियात्मक समूह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे क्रियात्मक समूह जो है ना OH अल्कोहल के लिए होता है। ऑल, अब देखो ऑल किस में लगा हुआ है, ऑल केवल इसमें लगा हुआ है, इसमें तो नल है। ऑल क्या हो जाता है, ब्यूटेनॉल के लिए। OH जो क्रियात्मक समूह है ना वो ऑल के लिए लगता है, तो इसमें है ना ब्यूटेनॉल ऑल, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। क्लियर होगी क्या चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। देखो, इसमें उदाहरण भी देना है और रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको समझानी है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चले, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चले, वो रेडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है। इसका दूसरा नाम भी यदि करने के लिए आ जाता है तो इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी इसका दूसरा नाम हो जाता है। ठीक है, अपचयन व उपचयन साथ साथ इसमें चलता है। दूसरी कंडीशन में अपचयन और उपचयन इसमें साथ साथ चलता है। इसके लिए कोई भी आप समीकरण दे दीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। अब बेकिंग सोडा होता क्या है, देखो हर घर में यूज़ किया जाता है। वैसे आजकल हर घरों में ऐसा कोई घर नहीं बचा हुआ है जहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ ना किया जा रहा हो। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। Na2HCO3, यानी कि इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको बनाते किस तरह से है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में Na2CO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दें, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा 2NaHCO3, जो कि हमारा क्या होता है धवन
सोडा। क्या होता है? धवन क्या हो जाता है? धवन बेकिंग सोडा बोलते हैं, सॉरी धवन सोडा तो हमारा NaSeO2 हो गया ना, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। धवन सोडा तो जल की कठोरता के लिए होता है। अब इसका यूज, उपयोग क्या है? इसके उपयोग भी आपको एग्जाम में देने हैं। उपयोग क्या होता है इसके? खाना जल्दी पकाने में इसका उपयोग करते हैं। जब कभी कभी आपने देखा होगा ना, छोले गलाने के लिए उसमें जल्दी से वो क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ठीक है। खमीर उठाने में, ढोकला बनाने में, ठीक है। और मधुमक्खी कभी कभी काट लेते हैं ना, तो उसके डंक की जगह आप बेकिंग सोडा लगा लेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, क्योंकि अम्ल ये क्षारक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारक होता है, और जब क्षारक की हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो लवण की उपस्थिति में आ जाता है, यानी कि जल की उपस्थिति में आ जाता है। तो इसलिए हम इनके उपयोग, ये भिन्न भिन्न उपयोग आप इसमें याद करके जाने। और इसी के अतिरिक्त यदि आपने धवन बेकिंग सोडा याद किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद करके जाना है, धवन सोडा याद करके जाना है, बेकिंग सोडा और नौसादार, इन सभी को आपको याद करके जाना है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त नियम के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? अच्छा, आवर्त नियम क्या होता है? आवर्त नियम जो है ना, जो मेंडलीफ ने आधुनिक सारणी बनाई थी, उसका आधुनिक आवर्त नियम, उसको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। इनमें परमाणु क्रमांक, उसके परमाणु फलन के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। क्या होती है? कमी हो जाती है, ठीक है। यह आयुपेशी नाम है, देखो COOH, ठीक है। और CH2 ये एथेनॉल है, इसमें नॉल लग जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑल लग जाएगा। और ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल है COOH। तो ये आप आयुपेशी नाम बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है। संचरण किसे कहते हैं? धातु के संचरण रोकने में 2 विधियाँ बताइए। जैसे संचरण क्या होता है? संचरण जैसे किसी धातु पर काली, सफ़ेद या नीली परत चढ़ जाना, मतलब कहने का है उसका रंग बदल जाना, संचरण कहलाता है। और संचरण को रोकने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पेंट करा जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है ना। पेंट भी करा जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। जैसे आपके घरों में लोहा, कभी कभी क्या हो जाता है कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और जी तांबे पे हरी रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ जाना। और चांदी का काला पड़ जाना, ये सभी जो हमारा संचरण होते हैं, इनको जो है ना अनेक प्रकार से यूज़ किया जाता है, रोका जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, कार्बनिक यौगिक में क्या ऐसा होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को कोई दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित कर दे। एक हाइड्रोजन परमाणु को दूसरा प्रतिस्थापित कर दे। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन से अलग, जैसे मैं ऑक्सीजन ले लूँ, ठीक है, क्लोरीन ले लूँ, इस तरह के दूसरा परमाणु जो है ना प्रतिस्थापित कर दे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। साबुन की सफाई अभिक्रिया, ये मिशेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें मिशेल, मैंने एक पेपर आपको अभी पीछे भी करा दिया, सेकंड पेपर है मेरा, ये भी वायरल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट आने की संभावना इसके लिए होती है बेटा, ठीक है। समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी क्या होता है? समजातीय श्रेणी आप सब जानते होंगे। समजातीय श्रेणी का अनुसूत्र फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2 इसके लिए हो जाता है, ठीक है। बहुत तेज़ी से इन्हें आप करके आना है, ध्यान से। निम्नलिखित की रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण 7 नंबर के आते हैं मेरे ख्याल से। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ आपको टिप्पणी करनी है, और ज़्यादातर टिप्पणी करनी है। जैसे संचरण हो गया, विकृत गंधिका होगी, साबुन की सफाई अभिक्रिया होगी, साबुनीकरण आ जाता है, समजातीय श्रेणी आ जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी इसमें टिप्पणी है, उनको याद करके जाना है यहाँ पे, क्योंकि 7 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। रासायनिक अभिक्रिया, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कैसे क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल को 443 के ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? मीथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या बनता है? एथेनॉल। केवल समीकरण देनी है आपको। एथेनॉल अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके, ये भी आप याद करके जाना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हो सके तो आप जो है ना इनको बेटा ये टिप्पणी ही करके आना, ठीक है। अभी 7 है ये, और भी दी हुई है,
क्या है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से कैसे क्रिया करता है, तो क्या होता है एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या क्रिया होती है, एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है खंड गैस की हम बात करेंगे, बहुत तेज़ी से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा होती है, औरतें जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी भी होती है, गर्भाशय भी होता है, अंडाशय भी होता है। शुक्राणु जो है ना शुक्रवाहिका वे मनुष्य के अंदर होते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर होती है, तो भाग नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा शुक्रवाहिका। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवाश्म ऊर्जा वो होती है जो जीवों के गले सड़े मृत शरीर से प्राप्त होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, गले सड़े मृत शरीर से प्राप्त होती है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी कोयला हो जाता है। जीवाश्म ईंधन क्या है हमारा कोयला। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है, देखो पवन चक्की क्या होती है हमारी यांत्रिक कार्य किए जाते हैं। जल को मतलब पवन चक्की को आटा भी पीस सकते हैं, ठीक है, पानी भी हम उससे भराई भी कर सकते हैं, और रासायनिक क्रिया इससे ना बिजली भी बनाई जा सकती है, तो मैं आई होप कि दोनों कार्य इससे किए जाते हैं। वे पदार्थ तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय यानी कि जीवों जो जीविक है ना अनेक क्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो वे क्या बोलते हैं जैव निम्नकरणीय होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उनके उप उत्पाद क्या है। उत्पाद क्या होते हैं, ये एक तरह के मतलब अलग, जैसे आपने गेहूँ मान लो, गेहूँ का जो छिलका होता है ना, गेहूँ आटे के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो उसका छिलका होता है उसके लिए हम चोकर बनाते हैं, जो हमारे जो है ना पशुओं को चारा होता है वो उसमें खिलाते हैं। मतलब एक उत्पाद के साथ दूसरा उत्पाद ऑटोमेटिक बन जाना, वो कहलाता है हमारा उत्पाद। स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो मनुष्य में अपने स्वयं की प्रक्रिया से जो पोषण होता है वो क्या होता है स्वपोषी पोषण होता है, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहता और स्वयं ही भोजन बनाता है और खाता है, वो स्वपोषी कहलाते हैं। पुष्प बीजांड का स्वच्छ नामांकन चित्र इम्पोर्टेंट है बेटा, तो पुष्प बीजांड का नामांकन चित्र बनाना है, उसे अच्छे तरह से उसमें नामकरण उसका करके आना है, क्या क्या उसके अंदर होता है बहुत अच्छी तरीके से समझा के आना। जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अभी मैंने जैव निम्नकरण प्राप्त बताया है आपको। जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो पर्यावरण को जो है ना जो होता है निम्न गले सड़े मृत जीवों द्वारा जैव निर्माणकरणीय और ऑटोमेटिक दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। आप जैसे किसी चीज़ का दोबारा से पुनः निर्माण करना वो जैव निम्नकरणीय में आ जाता है, ठीक है। इसे बहुत सावधानी से आपको करके आना है, एग्जाम में पढ़ के जाना है। ये ढूंढ लेना जो नहीं आपको समझ में आ रहा है, ये आपको ढूंढने हैं बुक में अपनी और करके आने हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है जो अपनी काया से नई जाति का उत्पन्न कर दे या नई संतान का उत्पन्न कर दे, वे होता है कायिक प्रवर्धन। जैसे गन्ना हो जाता है, काया से अब निकलता है ना गन्ना, कायिक प्रवर्धन गन्ना हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाता है अमरूद के पेड़ पे, कनेर के पेड़ पे, इसमें क्या करते हैं गूटी बांधना, एक जगह से छील के वहाँ पे गोबर और थोड़ा सा गोबर लगा के और पट्टी बांध दो और वहाँ पे बूंद बूंद पानी टपकाओ को, तो वहाँ से नया पौधा निर्मित हो जाता है। वे सब क्या होता है कायिक प्रवर्धन होता है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसको संक्षेप वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मादा जनन तंत्र भी और नर जनन तंत्र भी इस बार बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर इस बार के लिए आपको रखा हुआ मिलेगा। हम 2023 की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड 10th क्लास की। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, माना में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। देखो लिंग गुणसूत्र वैसे तो 23 जोड़े होते हैं, लेकिन 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं। 22 जो होते हैं ना वो ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन 13वां जोड़ा क्या होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जो 23वां जोड़ा होता है 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जो मादा में ये होता है XX और पुरुष में होता है ये XY। तो XX जब लगते हैं तो XX जो लगता है तो लड़का होता है, और XY जब होते हैं ना तो लड़की होती है। तो ये डिपेंड लड़का और लड़की होने पर डिपेंड करता है मनुष्य पुरुष पे, मतलब ना इसमें महिला का कोई दोष नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं हम। जीवाश्म क्या है, वे जैव प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है। जीवाश्म क्या आते हैं, लाखों वर्षों करोड़ों वर्ष पूर्व गले मरे जीव जंतुओं के अवशेष जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए, उन पे और धूल मिट्टी की अनेक लेयर्स बनती चली गई, उनसे पेट्रोल बनता है, कोयला बनता है आदि, जो है ना जो जीवाश्म ईंधन है उनको इनसे ही हमारा प्राप्त होता है। तो ये सब जीवाश्म कहलाते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा शुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे से इसका मानव पाचन तंत्र का चित्र आपको बना के आना है, ठीक है।
और आमाशय और शुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया। मानव पाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पाचन के साथ साथ आप यदि ये वृक्कों की संरचना करके आ जानी है आपको, ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र का जो है ना, पाचन तंत्र तो मैंने अभी कल भी बताया था। देखो मैंने कल एक पेपर और कराया है आपको पीछे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। मैंने कल भी बताया था कि मानव पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर करिए, ठीक है। वृक्कों का मैंने आपको कराया था इसमें, तो बहुत अच्छे से इसे पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पादप क्या होते हैं, हमारे पेड़ पौधे, इनमें परिवहन क्या होता है। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अच्छा, जल पौधे और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी कि जल जड़ों से फ्लोएम द्वारा, ठीक है ना, फ्लोएम जाइलम द्वारा जो है ना पत्तियों तक पहुंचता है, रंध्र द्वारा उसे त्यागा जाता है, वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया की जाती है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में वे अपना भोजन बनाते हैं क्रिया द्वारा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। दिन में खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारा पूरा इसमें पादपों में परिवहन को आपको पढ़ के जाना है, अच्छी तरीके से करके आना है, ठीक है। साइंस के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं 100%। मैं कह रहा हूँ 100%। मैंने 2 दिन इसमें आपको कराया है। एक मैंने कल वीडियो डाली थी, उसको आप देख लेना। 100% इनसे बाहर पेपर ना जाएगा, इनसे बाहर जो है ना आपका पेपर नहीं आने वाला। तो बहुत अच्छे से इसकी प्रिपेयर करनी है आपको, इस वीडियो को पूरी देखना है, और जो मेरी पिछली वीडियो है उसको भी बहुत अच्छे तरह से जानना है। इतना पढ़ लीजिए, केवल इतना पढ़ लीजिए, आपके बेस्ट नंबर इसके लिए आने वाले हैं, ठीक है ना। और हमारी यही प्रयत्न हमेशा रहता है कि आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाए इस बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने फ्रेंड मित्र को जो है चैनल का लिंक जो है शेयर कर लीजिए भैया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।